With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम लखीमा तिवारी है और मैंने इस वर्ष के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 19वीं रैंक हासिल की है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली थी और मैंने 1 साल घर में बैठ के ही प्रिपरेशन की थी और उसी में मैंने अपनी ऑप्शनल की भी सेल्फ प्रिपरेशन की है। ऑप्शनल चूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और इस एक्सरसाइज को आपको बहुत सीरियसली करना चाहिए। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप जितना हो सके टाइम लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, मगर अपना ऑप्शनल आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए। और मैंने क्या किया था, मैंने सारे जितने भी ऑप्शनल यूपीएससी ऑफ़र करती है उन्हें एक शीट पे मैंने लिख लिया था और फिर मैंने उन्हें स्ट्राइक करना स्टार्ट किया था। जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया या लॉ हो गया, तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो ये ऑप्शनल ऐसे थे कि जो मैं कभी नहीं लेती, तो मैंने इन्हें स्ट्राइक कर दिया। फिर मेरे कुछ ऑप्शनल्स इस तरह कम हो गए। फिर बाकी जो बचे थे फिर उन्हें मैंने इंटरेस्ट और सिलेबस कितना बड़ा है किसका, उस बेसिस पे मैंने फिर उनको भी स्ट्राइक करा। जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं बैठ रहा था तो मैंने उसे भी स्ट्राइक कर दिया। तो अंत में आके कुछ 3-4 ऑप्शनल ही बच गए थे जिनके साथ मेरा इंटरेस्ट और बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें लाइक सिलेबस, रिसोर्सेज या फिर मेरी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग जो मुझे ज़्यादा सूट कर रहे थे। तो लास्ट में जो 3-4 ऑप्शनल बचे थे वो थे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, PSIR, साइकोलॉजी, इस तरह के कुछ ऑप्शनल बच गए थे। तो उनमें से मैंने एंथ्रोपोलॉजी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो मेरा 11वीं और 12वीं में मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। 11वीं और 12वीं में मेरे पास बायोलॉजी हुआ करती थी, तो जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी का मेन पार्ट है उसे मैंने पाया कि वो काफ़ी सिमिलर है जो बायोलॉजी मैंने 11वीं और 12वीं में पढ़ी थी। तो मेरे को जल्दी चीज़ें रिकॉल होती थी और जल्दी याद भी होती थी। तो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में मैंने एक एज पाया और मेरा इंटरेस्ट भी आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी और इवन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने में काफ़ी बन गया था और रिसोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल थे मार्केट में। तो मैंने इस ऑप्शन को फ़ाइनल किया और इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन फिर स्टार्ट की। मेरी बुक लिस्ट ऑप्शनल के लिए कुछ इस प्रकार है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, तो सबसे पहले मैंने अपने ऑप्शनल के लिए एक एम्बर एंड एम्बर की बुक आती है, तो उसे मैंने जनरल रीड करना स्टार्ट किया टू गेट एन आइडिया कि क्या क्या पढ़ना होता है इस ऑप्शनल में। एंड मैंने जनरल रीडिंग करी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उससे मैंने बहुत ज़्यादा अपने नोट्स नहीं बनाए, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे पढ़ा। कुछ एग्जांपल्स भी लिए एम्बर एंड एम्बर में से, स्पेशली फॉरेन ट्राइब्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो उन्हें भी मैंने लिया, बट जनरल बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए। बट एक ये अच्छी किताब है आप जो स्टार्ट कर सकते हैं आपका जनरल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। बाकी आपकी सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने कुछ किताबें यूज़ की, जैसे कि एक आपकी किताब आती है वैद सर की, उसे मैंने सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए यूज़ करा। बाकी विवेक भासमे सर की एक किताब है और बाकी अक्षत जैन सर के भी नोट्स हैं, तो उन्हें भी मैंने बार बार रेफ़र किया कि किस तरह के आंसर्स में लिखना चाहिए और उस अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बनाए। मैंने ऑप्शनल के लिए पूरे खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे। मेरे अराउंड 4 मोटे मोटे रजिस्टर भर गए थे ऑप्शनल के लिए, बट मैंने सारे सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे फ्रॉम मैनी सोर्सेस। बाकी ऑप्शनल पेपर 1 में फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी होती है। फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में जो पैलिएंटोलॉजी वाला पार्ट है उसके लिए मैंने पी नाथ की बुक को रेफ़र किया और विवेक भासमे सर और अक्षत जैन की बुक को मैंने हर फेज़ में रेफ़र किया, तो उनका मैं आपको एक बार में ही बता देती हूँ। तो पी नाथ की बुक को मैंने रेफ़र किया
बाकी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसके लिए डीके भट्टाचार्य सर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको मैंने रेफ़र किया। वो काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं और उनसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है एक तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, और उन वीडियोस को देख के मुझे काफ़ी मतलब कई लोगों के लिए आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है, बट वो वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं और आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। तो मैंने उनको रेफ़र किया। एंड आपका जो बाकी जेनेटिक्स वाला पार्ट आता है जो यूनिट 9 से शुरू होता है पेपर 1 में, उनके लिए भी मैंने पी नाथ की बुक को रेफ़र किया और बाकी सारे नोट्स को। पेपर 2 के लिए मैंने जो रेफ़र किया उसमें आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और एक ट्राइबल इंडिया वाला पार्ट। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी मैंने नदीम हसनैन सर की एक बुक आती है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उस बुक को रेफ़र किया। एंड ट्राइबल इंडिया के लिए भी मैंने ट्राइबल इंडिया बाय नदीम हसनैन सर की बुक आती है, उसको रेफ़र किया। अब मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, मैंने जितनी भी किताबों के नाम यहाँ पे लिए हैं, मैंने कोई भी किताब कवर टू कवर नहीं पढ़ी है। मैंने सिर्फ कुछ रिक्वायर्ड चैप्टर्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जिन एरियाज़ को मुझे चाहिए उनके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें रेफ़र किया और उनसे अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए। मैंने नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बनाए थे, तो मैंने कोई भी बुक कवर टू कवर नहीं पढ़ी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। बट हाँ, मैंने खाली जो अक्षर सर के नोट्स हो गए या फिर कोई और कोचिंग के नोट्स, उन पे भी कम्प्लीटली रिलाई नहीं करा है। और मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि ऑप्शनल के लिए आप बेसिक बुक्स को ज़रूर पढ़ें और खाली नोट्स पे रिलाई ना करें, क्योंकि उसी से आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की और ये आपको रिटर्न देगा। बाकी एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं जहाँ तक हो सके न्यूएस्ट केस स्टडीज़ अपने आंसर्स में लिख पाऊँ, और इसलिए मैं क्या करती थी, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती थी उसके बाद मैं इंटरनेट पे रैंडम जाके सर्च करती थी। जैसे ट्राइबल इंडिया का मैंने कोई टॉपिक पढ़ा तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करा, तो बहुत सारी अच्छी साइट्स हैं, जैसे बेटर इंडिया एक साइट है, और ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जिन पे आपको बहुत अच्छी केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स मिल जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं किसी भी केस स्टडी या एग्जांपल को ऑलरेडी जो नोट्स या फिर बुक्स में है उन्हें रिपीट ना करके अपनी खुद का एक नया कंपाइलेशन बनाऊं और उन्हें अपने आंसर्स में यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने इस पर काफ़ी ध्यान दिया और मैंने हर टॉपिक के लिए केस स्टडीज़ इकट्ठी करी। इवन मैंने फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी केस स्टडीज़ इकट्ठी करी, नॉट हर पार्ट के लिए नहीं बट कुछ पार्ट्स के लिए, और मैंने लास्ट में उन्हें अपने आंसर्स में यूज़ भी किया। बट देखते हैं कि कितना उससे मुझे फ़ायदा मिला है। एंथ्रोपोलॉजी जनरली लोगों को लगता है छोटा ऑप्शनल है एंड कम टाइम लगना चाहिए, बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे एटलीस्ट 5 से 6 महीने लग गए थे अपने फ़र्स्ट टाइम एंथ्रोपोलॉजी को प्रिपेयर करने पे। हो सकता है ये कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लगे, बट मुझे लगता है 5 से 6 महीने एंथ्रोपोलॉजी में भी चाहिए ही चाहिए अगर आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और डिटेल नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शनल को अच्छा टाइम देते हैं तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। और मैंने अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अगस्त महीने में, अगस्त 2021 में। तब तक मेरे कुछ जीएस के कुछ मोटे मोटे पोर्शंस कवर हो गए थे, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। तो उसके बाद मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैं जब ऑप्शनल की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी तो मैं अपना 80% टाइम ऑप्शनल को देती थी और 20% टाइम, 10 से 20% टाइम में मैं अपने जीएस को भी देती थी, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैंने उन 5-6 महीनों में अपने ऑप्शनल को ही दिया। ऑप्शनल के लिए आंसर राइटिंग के लिए मैंने अपने नोट्स ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए थे, एंड मैं कोशिश करती थी, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल थी प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी के नोट्स बनाने चाहिए, तो मैंने उन्हें रेफ़र किया और मैंने वही एक ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉलो करने की कोशिश की। तो जैसे हर यूनिट के स्टार्ट होने से पहले मैं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क लिख लेती थी। जैसे थिंकर्स वाला पार्ट है आपके पेपर 1 में, तो मैंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क लिख लेती थी। अगर जैसे किसी थिंकर के विषय में पूछा जा रहा है, जैसे फ्रांस बोयस का, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में उनका लिखती थी कि कैसे वो फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाते हैं, तो ये पार्ट में इंट्रोडक्शन में लिखती थी। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, तो एक छोटी सी एक लाइन ये भी लिख देती थी, जैसे कल्चरल रिलेटिविज़म उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया।
नेक्स्ट सब हेडिंग में लिखती थी उनकी वर्क्स के बारे में कि क्या क्या काम उन्होंने, क्या क्या किताबें उन्होंने पब्लिश करी हैं। तो मैं 2-3 किताबें ऐसे मेंशन करती थी एंड कोशिश करती थी जहाँ तक हो सके उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख पाऊँ। तो किताब का नाम ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन मैं लिखती थी। उसके बाद मैं लिखती थी उनके द्वारा किया, नेक्स्ट सब हेडिंग में लिखती थी उनके द्वारा किया हुआ काम, कि उन्होंने क्या काम किया है। तो उसमें बहुत सारी हेडिंग हो जाती थी, जैसे कि आपकी कल्चरल रिलेटिविज़म हो गया, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म हो गया, और उसके अलावा भी कैसे उन्होंने रेसिज्म मिथ को उस टॉपिक पे भी काफ़ी काम किया था। उसके बाद मैं लिखती थी उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो फ्रांस बोयस के वर्क के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और फिर लास्ट में मैं एक कंक्लूडिंग लाइन लिखती थी कि कैसे उनके काम ने आगे आने वाली जनरेशन्स के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंस्पायर किया, जैसे मार्गरेट मीड हो गई, रुथ बेनेडिक्ट हो गई, और इससे मैं कंक्लूड करती थी। तो ऐसे ही मैंने डिफरेंट जो भी सिलेबस के पार्ट्स हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क लिख लिया था, और मैं कोशिश करती थी कि उसी फ्रेमवर्क को अपने आंसर राइटिंग में फॉलो करूं जहां तक हो सके। और एंथ्रोपोलॉजी की आंसर राइटिंग के लिए मैंने प्री से मेंस के बीच में एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, 2 मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो उस टेस्ट सीरीज़ से भी मुझे काफ़ी प्रैक्टिस में हेल्प मिली एंड मेरे आंसर्स और रिफ़ाइन होते गए विद रिवीजन। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ जो ऑप्शनल के लिए ली थी, वो टेस्ट सीरीज़ मैंने L2A की टेस्ट सीरीज़ ली थी, एंड दो मैं सारे टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी ड्यू टू टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट पड़ रहा था, बट मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी हो सके बहुत ऑनेस्टली टाइम लिमिट में टेस्ट अटैम्प्ट कर पाऊँ। कई बार 3 की जगह 3.5 घंटे में भी टेस्ट अटैम्प्ट होता था, बट मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मेंस पास आता गया कोशिश की कि 3 ही घंटे लगे, और मैंने रिपीटेड रिवीजन किया। जैसा मैंने कहा, मेरे आंसर्स ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थे नोट्स, तो उनका रिवीजन करके मैं कोशिश करती थी कि रेप्लिकेट कर पाऊँ सेम चीज़ को 3 घंटे में अपनी आंसर शीट्स पे विद प्रॉपर केस स्टडीज़ एंड एग्जांपल्स। एंड मैंने अपनी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्री से मेंस के बीच में ही की थी, बट मैंने अपने सारे नोट्स और बाकी चीज़ें प्री से पहले ही बना के रख लिए थे, बट मैंने उनका रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्री के बाद ही स्टार्ट की थी ऑप्शनल के केस में। मैंने अपनी ऑप्शनल के लिए कोचिंग नहीं ली थी और सेल्फ स्टडी की थी, बट टेस्ट सीरीज़ मैंने ज़रूर ली थी। मुझे लगता है कि ऑप्शनल के लिए कोचिंग ले लेनी चाहिए, 2 मैंने नहीं ली थी, क्योंकि ऑप्शनल के लिए कई बार इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको सहूलियत रहे कोचिंग की, तो आप ज़रूर एक बार कंसिडर कर सकते हैं कोचिंग लेना। मगर अगर आपको नहीं बनता कोचिंग लेना, तो भी इसमें कोई घबराने का विषय नहीं है। मैंने भी खुद सेल्फ प्रिपेयर किया अपना ऑप्शनल, तो आप नॉर्मल गाइडेंस लेके, इतने सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, उससे अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें, और प्रॉपर अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से भी करा जा सकता है। तो जैसे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि आपको ऑप्शनल के लिए कोचिंग चाहिए या नहीं। बट अंत में एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप ज्वाइन करने का सोच सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे आंसर्स लिखते हैं और आपको किन एरियाज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसमें कोई भी निराश होने की बात नहीं है। मैंने भी बिना कोचिंग के ही ऑप्शनल किया था, तो ऑनलाइन आप गाइडेंस अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज़ भी अगर आपको कॉस्टली लगती है, तो मार्केट में आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छा रिसोर्स है। मैंने क्या किया था, मैंने कंपाइलेशन बना ली थी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एंथ्रोपोलॉजी में, जो अभी तक आए हैं 2012-13 से लेकर 2021 तक। मैंने टॉपिक वाइज अपने एवर नोट में कंपाइलेशन बना ली थी, और मैं कोशिश करती थी कि जब मैं अपने नोट्स बना रही हूँ तो मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लूँ ऑलरेडी नोट्स में। तो अगर आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जो भी आपको मार्केट में टेस्ट मिल जाएं उन्हें आप अटैम्प्ट करें। वो आपके काफ़ी कम कॉस्टली पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज़। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ कॉस्टली लगती हैं तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है, और आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि आप अपने ऑप्शनल के ऊपर अच्छा टाइम स्पेंड करें एंड इसे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल पेपर होता है, एंड अगर आप इसमें एज ले लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएं। तो मैं आपसे यही एडवाइस दूंगी कि आप अपने ऑप्शनल पे फोकस करें, उसे रिक्वायर्ड टाइम एंड अटेंशन दें, एंड माय बेस्ट विशेस
एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT टीम फॉर अलाउइंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी आप सभी के साथ शेयर कर सकी, एंड आप लोगों को ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा होगा, एंड थैंक यू।